हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एडुहर्ट्स जुडिशरी में। छत्तीसगढ़ सिविल जज के लिए हम लोग लैंड रेवेन्यू कोड देख रहे थे। इसमें हमने चैप्टर नंबर 6 तक कवर कर लिया था और आज हम चैप्टर नंबर 7 देखेंगे फ्रॉम सेक्शन नंबर 62। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। और सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे लिए थोड़ा मोटिवेशन रहे कि मैं इस तरह के लेक्चर्स डेली बेसिस पे आपके लिए लाते रहूं। उसके साथ ही टेस्ट सीरीज में अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो आप एनरोल कर सकते हैं। ऐप पे अवेलेबल है टेस्ट सीरीज, और आज से 31 जनवरी तक 50% ऑफर प्राइस पे आपको ये मिल जाएगी। तो अगर आप चाहें तो जल्दी से जल्दी इसमें एनरोल कर सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 62 से। अभी तक हमने जो भी पढ़ा, अगर किसी तरह कोई डाउट हो, कोई डिफिकल्टी हो समझने में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, है ना। उसको फिर हम लोग डील कर लेंगे। चलिए सेक्शन नंबर 62। जब मैंने पहला लेक्चर लिया था तो हमने सेक्शन नंबर 11 देखा था। उसमें हायरार्की दे रखी थी, है ना। जितनी भी अथॉरिटीज थी जो इस कोड के अंतर्गत काम करती हैं वो सारी वहां पे प्रोवाइड करी गई हैं। अब उन हायरार्की के सामने आपने अगर वो लेक्चर देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। मैंने हर अथॉरिटी के सामने कहां पे उनका अपॉइंटमेंट दे रखा है इस कोड में, उसके सेक्शन नंबर दिए थे, है ना। कुछ सेक्शन नंबर्स तो आपको शुरुआत में ही मिल गए थे, कुछ मैंने बोला था हम आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे आपको मिल जाएंगे। तो जो एक नई अथॉरिटी अमेंडमेंट के थ्रू यहाँ पे आई है वो है कमिश्नर ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। उसका अपॉइंटमेंट इस चैप्टर में इन सेक्शनों में बताया गया है ना। डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर का और ये सारी चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। तो जो हमें याद रखने की बात है छत्तीसगढ़ सिविल जज के लिए, सबसे पहली बात तो ये याद रखना है कि इंडेक्स पे हमारी पकड़ अच्छी होनी चाहिए, है ना। अगर कोई सेक्शन ऐसा भी है जिसमें सब्सटेंस बहुत ज्यादा नहीं दे रखा है और मैं अगर स्किप भी कर देता हूं तो भी उसका इंडेक्स तो आपको याद रखना ही है। ठीक है, तो इस चैप्टर में इंडेक्स वाइज बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, सब्सटेंस उतना ज्यादा नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं। सेक्शन नंबर 62 कमिश्नर ऑफ लैंड रिकॉर्ड का अपॉइंटमेंट की बात करता है। बस इतना याद रखो, सेक्शन नंबर, किसका अपॉइंटमेंट होगा, कमिश्नर ऑफ लैंड रिकॉर्ड, और किसके द्वारा होगा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। अगेन सेक्शन नंबर 63 में भी अपॉइंटमेंट दे रखा है, एडिशनल कमिश्नर ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स के अपॉइंटमेंट है ना। सेक्शन नंबर 64 है, वो बताता है डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर का अपॉइंटमेंट के बारे में, डेप्यूटी सर्वे ऑफिसर और असिस्टेंट सर्वे ऑफिसर। ये हमने देख लिया था लास्ट लेक्चर में ही कि डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर कौन होगा। ऐसे वो कलेक्टर ही रहता है, लेकिन जब इस चैप्टर के अंतर्गत वो लैंड सर्वे का काम करेगा तो वो कौन सी कैपेसिटी में करेगा, डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर की कैपेसिटी में करेगा, है ना। वो जो उसकी पोजीशन कहलाएगी वो डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर की कहलाएगी। ठीक है, तो यहां तक क्लियर। उसके अलावा सेक्शन नंबर 64 में आपको सबऑर्डिनेशन की बातें बताई गई हैं, है ना, कि किसके अंतर्गत किसका सबऑर्डिनेशन रहेगा। वैसे ही प्रोविजन है जैसे हमने शुरुआत में देखे थे, इस चैप्टर इस एक्ट की शुरुआत में देखे थे, तो कुछ खास नहीं है। आगे देखते हैं सेक्शन नंबर 65 से। चलिए सेक्शन नंबर 65 पावर्स बताई गई है। पावर्स ऑफ डीएसओ, डिप्टी सर्वे ऑफिसर और असिस्टेंट सर्वे ऑफिसर। क्या पावर्स हैं जो भी इस कोड में बताई गई रहेंगी, वो सारी पावर्स वो लोग एंजॉय करेंगे। और कौन सी पावर्स बताई हैं, कलेक्टर की जो पावर रहेगी वो डीएसओ मतलब डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर एंजॉय करेगा और फंक्शन करेगा उन पावर के अंतर्गत। ऐसे ही जो सब डिविजनल ऑफिसर की पावर है वो डिप्टी सर्वे ऑफिसर की पावर रहेगी, और जो तहसीलदार की पावर है वो आपकी असिस्टेंट सर्वे ऑफिसर की पावर रहेंगी। ठीक, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, तहसीलदार इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, असिस्टेंट सर्वे ऑफिसर। उसके बाद में आगे आते हैं सेक्शन नंबर 66 में आपको एक डेफिनेशन प्रोवाइड करी है जो कि लैंड सर्वे की है। अब जब हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो
उसके बारे में जानकारी होना भी जरूरी है। तो यहाँ पे उसको डिफाइन करा गया है लैंड सर्वे को, कि लैंड सर्वे होता क्या है और उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, है ना। तो लैंड सर्वे मीन्स एनी और मोर और ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज नेमली, है ना, इनमें से कोई एक या फिर सारी की सारी एक्टिविटीज जो बताई गई हैं वो हो सकती हैं लैंड सर्वे में। क्या क्या हो सकता है? डिवीजन ऑफ लैंड इनटू सर्वे नंबर, प्लॉट नंबर। अगर एक लैंड है ना, तो उनका जो डिवीजन रहेगा इधर इन सर्वे नंबर या फिर प्लॉट नंबर, ठीक। वैलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग सर्वे नंबर, तो अगर डिवीजन हुआ है इनमें सर्वे नंबर प्लॉट नंबर में तो वो, और अगर पहले से अगर सर्वे नंबर या प्लॉट नंबर उपलब्ध है ना, तो उनका वैलिडेशन या फिर रीऑर्गेनाइजेशन, है ना, दो को मर्ज कर दिया, एक में से थोड़ा पार्ट ले लिया दूसरे में मर्ज कर दिया, ये सब रीऑर्गेनाइजेशन की कैटेगरी में आते हैं। और या फिर क्रिएशन, क्रिएशन मतलब नया बनाना, है ना। तो ये सारी चीजें इसकी परिभाषा में आ जाएंगी। उसके अतिरिक्त प्रिपरेशन ऑफ अ मैप ऑफ द लैंड, है ना, जो भी जमीन है उसका मैप तैयार करना, दूसरा पॉइंट। तीसरा रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, आगे हम इसके बारे में और अच्छे से जानेंगे जैसे जैसे एक्ट में आगे बढ़ेंगे। रिकॉर्ड ऑफ राइट्स कैसे प्रिपेयर होता है, कौन प्रिपेयर करता है ना। तो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में भी इस डेफिनेशन में रिकॉर्ड ऑफ राइट्स भी इंक्लूड होंगे। उसके अतिरिक्त एक फील्ड बुक बनाई जाएगी, वो आएगा। बस ये टर्मिनोलॉजीज याद रख लो तो आपको ऑब्जेक्टिव में दिक्कत नहीं होगी, है ना। और अगर और भी कोई रिकॉर्ड की आवश्यकता है तो वो सारे भी यहाँ पे इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। अंदर बहुत ज्यादा कुछ समझने वाली बात नहीं है, इसलिए हम थोड़ा स्पीड में चल रहे हैं इस चैप्टर में। सेक्शन नंबर 67। अब हमने लैंड सर्वे की डेफिनेशन देख ली, अब उसकी स्टार्टिंग कैसे होगी, है ना। तो उसकी स्टार्टिंग सेक्शन नंबर 67 बताई गई है, एक नोटिफिकेशन इशू करने से उसकी स्टार्टिंग होगी। कमेंसमेंट होगा जब एक नोटिफिकेशन पब्लिश होगा और उस नोटिफिकेशन में लिखा जाएगा कि इस पर्टिकुलर एरिया में या पूरे एरिया में इस तारीख से जो लैंड सर्वे है वो कमेंस होगा, है ना। होल लैंड सर्वे इन द होल और एनी एरिया ऑफ इज चार्ज बाय पब्लिशिंग नोटिफिकेशन, ठीक है। और ये कौन नोटिफिकेशन पब्लिश करेगा? ये अथॉरिटीज, यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है, ये काम है डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर का। कलेक्टर टिक नहीं लगाना है, डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर ही करना है। उसके अतिरिक्त जिस दिन से ये नोटिफिकेशन आया उस दिन से ये माना जाएगा कि लैंड सर्वे उन पर्टिकुलर एरिया में लागू हो चुका है, उसका काम चल रहा है लैंड सर्वे का। और जिस दिन तक इस नोटिफिकेशन का एक टर्मिनेशन वाला नोटिफिकेशन नहीं निकलता, ये जो नोटिफिकेशन निकला था कमेंसमेंट का, एक और अलग से नोटिफिकेशन निकलेगा जिसमें टर्मिनेशन बोला जाएगा, उस दिन तक, जिस दिन तक ये टर्मिनेशन वाला नोटिफिकेशन नहीं निकलता, यही माना जाएगा कि वो जो एरिया है अंडर लैंड सर्वे है, ठीक है। तो दो नोटिफिकेशन की यहाँ पे बात करी गई है। आगे देयर शैल बी लैंड सर्वे बाय द डीएसओ इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस, कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस में डीएसओ लैंड सर्वे करेगा। अब ये जो बात है ये आपकी छत्तीसगढ़ जुडिशरी के हिसाब से उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमको उस हिसाब से इसको याद नहीं रखना है। वहीं अगर हम एमपी सिविल जज की बात करें तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है इन सारी चीजों को भी ध्यान रखना कि सब सेक्शन 3 में कौन कौन सी परिस्थितियां बताई गई हैं। होता क्या है कि यहाँ पे मेंस एग्जामिनेशन जो होती है वहां पे इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इनफैक्ट कहीं कहीं बार ये भी देखा गया कि प्री में भी सब सेक्शन वाइज आपके क्वेश्चन आते हैं, जो कि छत्तीसगढ़ जुडिशरी में ऐसा बहुत ज्यादा ट्रेंड नहीं है। एक दो क्वेश्चन कभी आ जाए तो आ जाए, लेकिन इस तरह से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, है ना। तो एनीवेज अगर हमको एमपी सिविल जज की भी तैयारी करनी है तो अभी से ही ध्यान रखना है कि इस तरह से इसको पढ़ें कि सब सेक्शन वाइज ये सारी चीजें याद हो जाएं और पॉइंट वाइज सारे सर्कमस्टेंसेस जो परिस्थितियां बताई गई वो सारी चीजें हमें याद रहें। तो पहली जो हो जाएगी आपकी वो क्या हो जाएगी? ऑन द डायरेक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट अगर डायरेक्ट करता है तो आपको लैंड सर्वे में एंटर होना है। या फिर 30 ईयर की टाइमिंग आने वाले प्रोविजंस में हम देखेंगे, 30 ईयर और 15 साल की एक लिमिटेशन बताई गई है ना। तो यहाँ पे 30 साल वाली बात करी गई। अगर 30 साल लैप्स हो जाते हैं लास्ट असेसमेंट को तो फिर आपको लैंड सर्वे में एंटर होना है। इफ द रेफरेंस मैप इज डिलापिडेटेड और अनअवेलेबल, है ना, जो मैप है वो बहुत दयनीय स्थिति में है, खराब हो गया है, फट गया है या फिर मिल ही नहीं रहा है, तो फिर आपको लैंड सर्वे में आना पड़ेगा। या फिर अगर और कोई परिस्थिति डीएसओ के डिस्क्रिप्शन पे छोड़ दिया गया है, डीएसओ के विवेक पे छोड़ दिया गया है, अगर उसको लगता है कि जरूरी है तो फिर वो लैंड सर्वे में एंटर कर सकता है, ठीक है। चलिए
अब सेक्शन नंबर 68 देख लेते हैं। कमेंसमेंट हो गया। कमेंसमेंट के बाद में क्या होगा, किस तरह से वो ऑपरेट करेगा। अब काम चालू करना है हमें, नोटिफिकेशन तो इशू कर दिया। अब बात करते हैं कमेंसमेंट की। फॉर्मेशन ऑफ सर्वे नंबर इन विलेजेस, तो डीएसओ की वहां पे फिर से बात हो गई। ऑथोरिटी डीएसओ है, वो क्या करेगा, टेक मेजरमेंट ऑफ द लैंड टू विच द लैंड सर्वे एक्सटेंड्स एंड कंस्ट्रक्ट सच नंबर ऑफ सर्वे मार्क्स देयर ऑन एज मे बी नेसेसरी, है ना। तो जो भी लैंड है यहाँ पे प्रोवाइड है कि इस जमीन का हमको करना है, उसका मेजरमेंट लेगा और जो भी सर्वे मार्क्स उसको जरूरी लगते हैं वो वहां पे इम्बोज्ड कर देगा या बना देगा, ठीक है, सर्वे मार्क्स। उसके बाद में डिवाइड सच लैंड्स इनटू सर्वे नंबर्स एंड ग्रुप द सर्वे नंबर्स इनटू विलेजेस, ये जो लैंड है इसका डिवीजन कर देगा इनटू सर्वे नंबर, है ना। मान लीजिए ये A1, A2, A3 इस तरह से इस लैंड का डिवीजन हो जाएगा और वो ये सर्वे नंबर कहलाएंगे और इनका जितना भी सर्वे नंबर यहाँ पे बताए गए हैं इनका एक ग्रुप बना देगा और वो ग्रुप क्या कहलाएगा, विलेजेस, विलेज कहलाएगा, ठीक। तो विलेज मतलब ग्रुप ऑफ सर्वे नंबर। आगे रिकॉग्नाइज एग्जिस्टिंग सर्वे नंबर, रिकंस्टिट्यूट सर्वे नंबर और फॉर्म न्यू सर्वे नंबर। तो जो एग्जिस्टिंग अगर कोई सर्वे नंबर है, मान लीजिए कमेंसमेंट आया और उसके पहले से ही A1, A2, A3 करके ऐसे सर्वे नंबर प्रोवाइड है, तो उनका क्या बोलेगा, रिकॉग्नाइज कर लेगा कि हाँ इसको इस तरह से ही चलने देते हैं, इसमें किसी तरह कोई हम लोग बदलाव नहीं करेंगे। उसके अलावा रिकंस्टिट्यूट करेंगे सर्वे नंबर्स को, अगर कुछ फेरबदल करनी है, मान लीजिए A1 का कुछ पार्ट A2 में ट्रांसफर करना है ना, तो फिर क्या होगा, A1 का कुछ पार्ट A2 में ट्रांसफर करना है तो इसको रिकंस्टिट्यूट बोलेंगे सर्वे नंबर, है ना। A2 में ट्रांसफर करना है और A2 का कुछ पार्ट ट्रांसफर करना है आपका A22 में। किस तरह चलेगा, A1 का A2 में कर दिया, A2 का A22 में कर दिया और A3 का भी कुछ पार्ट A22 में कर दिया, तो यहाँ पे रिकंस्टिट्यूट हो गया, ये एक नया ब्लॉक बन गया, नया सर्वे नंबर बन गया, है ना। तो इसको रिकंस्टिट्यूट बोलेंगे। और उसके बाद में अगर कोई नया सर्वे नंबर हम टोटली बना रहे हैं, ये पूरी एक नई लैंड है और उसका पूरा शुरुआत से हम स्टार्टिंग काम कर रहे हैं, तो फिर हम क्या बोलेंगे, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सर्वे नंबर, न्यू सर्वे नंबर। चलिए अब सेक्शन नंबर 69। अच्छा, कुछ बात यहाँ पे और भी बताई गई है सेक्शन नंबर 68 में ही, जो कि आपके प्रोविजोज हैं, एग्रीकल्चरल लैंड से संबंधित बात यहाँ पे करी गई है। क्या, नो सर्वे नंबर कंप्राइजिंग लैंड यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस शैल henceforth बी मेड ऑफ लेस एक्सटेंट देन अ मिनिमम टू बी प्रिस्क्राइब्ड फॉर वेरियस क्लासेस ऑफ लैंड, है ना। तो अगर कोई एग्रीकल्चरल लैंड है, एग्रीकल्चरल लैंड है और उसका सर्वे नंबर अगर आपको बाइफरकेशन के थ्रू करना है, तो मिनिमम एक एरिया जो प्रिस्क्राइब करा गया है कहीं पे आपका सरकार ने, उससे कम वो नहीं होना चाहिए, है ना। तो इस सर्वे नंबर का मान लीजिए मिनिमम प्रिस्क्राइब एरिया 1 एकड़ करा गया है, तो ये सर्वे नंबर उससे किसी भी कीमत पे कम एरिया का नहीं हो सकता, है ना। तो एक तो पहली बात ये है, लेकिन ये किसके रेफरेंस में है, इन रेफरेंस टू एग्रीकल्चरल लैंड ओनली। उसके अलावा दूसरी बात क्या करी गई है कि प्रोवाइडेड फर्दर दैट द लिमिट प्रिस्क्राइब्ड अंडर द अफोरसेड प्रोविजन शैल नॉट अप्लाई इन द केस ऑफ सर्वे नंबर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इमीडिएटली बिफोर कमेंसमेंट, है, बिफोर द डेट ऑफ नोटिफिकेशन। तो अगर कोई सर्वे नंबर है, अगर कोई सर्वे नंबर है जो पहले से ही बना हुआ है, ठीक है, किसके पहले से, नोटिफिकेशन डेट जो हमने देखा था ना, कमेंसमेंट और नोटिफिकेशन, उस तारीख के पहले से वो बना है, एग्जिस्टिंग है, और उसका जो एरिया है वो भी जो ये यहाँ पे एरिया प्रिस्क्राइब करा गया उससे कम है, तो ये जो हमने प्रोविजो देखा है उसको अफेक्ट नहीं करेगा, वो एज इट इज रन करेगा, ठीक है। तो कुल मिला के बात ये, नोटिफिकेशन के बाद में अगर कोई फॉर्मेशन हो रहा है तो ये मिनिमम एरिया वाला रूल वहां पे एप्लीकेबल हो जाएगा। सेक्शन नंबर 69, सेपरेट डिमार्केशन ऑफ लैंड डाइवर्टेड और स्पेशली असाइंड। अब यहां पे बात करी गई है सेपरेट डिमार्केशन की, ठीक है। क्या बोलता है ये, नोट विद स्टैंडिंग द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 68 व्हेन एनी पोर्शन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड इज डाइवर्टेड अंडर सेक्शन 172, है ना। तो डाइवर्शन हुआ है अगर किसी तरह से अंडर सेक्शन 172 एग्रीकल्चरल लैंड का, टू एनी नॉन एग्रीकल्चरल पर्पसेस, है ना। एग्रीकल्चरल लैंड का डाइवर्शन हुआ है टू
एनी नॉन एग्रीकल्चरल पर्पसेस अंडर सेक्शन 172 या फिर और व्हेन एनी पोर्शन ऑफ लैंड इज स्पेशली असाइंड अंडर सेक्शन 237 में असाइनमेंट हुआ है। ये सारे प्रोविजन भी अच्छे समझेंगे, आगे के प्रोविजन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करना है हमें। और व्हेन एनी असेसमेंट इज अल्टर्ड, हमने सेक्शन नंबर 59 भी देखा था, है ना, किस तरह से अल्टरेशन वगैरह होता है, डायवर्शन होता है, तो है ना 59 में। तो इन तीनों ही परिस्थितियों में क्या होगा, द डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर में मेक सच पोर्शन इनटू सेपरेट सर्वे नंबर और सब डिवीजन ऑफ अ सर्वे नंबर, है ना। तो अगर इस तरह से कुछ डायवर्शन हो रहा है ना, और किसी भी तरह की कोई चीजें हो रही है इन तीनों घटनाओं में से, तो डीएसओ के पास में फिर से अधिकार हो गया है क्या करने का, एक सेपरेट सर्वे नंबर इशू करने का, और उसके हिसाब से अपनी जो आपकी प्रोसेस है लैंड रेवेन्यू की उसको आगे बढ़ाने का, है ना। सेपरेट सर्वे नंबर और सब डिवीजन ऑफ अ सर्वे नंबर। सब डिवीजन ऑफ सर्वे नंबर, सेपरेट सर्वे नंबर से ये मतलब है कि सर्वे नंबर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है तो उसका एक सब डिवीजन कर देंगे। अगर एक होल्डिंग है, एक लैंड है, उसी का एक पोर्शन क्या हुआ है, डाइवर्ट हुआ है, तो फिर चाहे तो एक सेपरेट सर्वे नंबर इशू कर सकता है, और नहीं तो इसी सर्वे नंबर का एक सब डिवीजन भी यहाँ पे कंस्टिट्यूट कर सकता है डीएसओ। नेक्स्ट, पावर टू रीनंबर और सब डिवाइड और अमलगमेट सर्वे नंबर, ये भी बिल्कुल वैसा ही है। पावर है कि A1 A2 दो हैं, इनको अमलगमेट कर दे, है ना, दोनों सर्वे नंबर को अमलगमेट कर दे, या A है तो इसको A1 A2 में बांट दे, है ना। ये सारी बातें सेक्शन नंबर 70 में दे रखी है। और ये सब करने के बाद में सेक्शन नंबर 71 के तहत उसकी एंट्री होगी, जो एक रिलेवेंट बुक रहेगी उसमें एंट्री होगी। और अगर किसी तरह की एंट्री सेक्शन नंबर 70 में पहले से है ना, और इस तरह का डिवीजन या अमलगमेशन हो रहे हैं, तो फिर उसका क्या होगा, सेक्शन नंबर 70 में एक रेक्टिफिकेशन की भी बात करी गई है, वो भी यहाँ पे होगी। ठीक है, ये भी रेक्टिफिकेशन यहाँ पे ध्यान रखेगा, अंडर सेक्शन 70 कौन करेगा, डीएसओ ही करेगा एंट्रीज का, कंफ्यूज नहीं होना सब डिविजनल ऑफिसर से इसको। आगे सेक्शन नंबर 72 डिटर्मिनेशन ऑफ आबादी ऑफ विलेज, तो ये किसका काम है, डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर का ही काम है, डिटर्मिनेशन ऑफ आबादी ऑफ विलेज, है ना। जो भी वहां का लैंड है उन सबको देखते हुए, ध्यान रखते हुए, है ना, कौन सा एरिया जो है वो ऑक्यूपाइड है वहां के इनहेबिटेंट्स के द्वारा, रहने लायक है, ये सारी चीजें करते हुए डिटरमाइन करेगा आबादी का एक्सटेंट। ठीक है, सेक्शन नंबर 73, पावर ऑफ डीएसओ टू डिवाइड और यूनाइट विलेजेस और एक्सक्लूड एरिया देयर फ्रॉम, ये बिल्कुल सेक्शन 70 जैसा यहाँ पे 73 में बताया गया है कि डीएसओ में डिवाइड अ विलेज टू कंस्टिट्यूट टू और मोर विलेज, है ना। बस यहाँ पे अब विलेज की बात आ गई है, एक विलेज को डिवाइड कर सकता है V1 V2 में इंटू टू और मोर विलेजेस, और अमलगमेट टू और मोर विलेजेस एंड कंस्टिट्यूट वन विलेज। ठीक है, अब यहाँ पे तो डिवीजन हो गया, अब इसको उल्टा बना दो, ये फिर से विलेज बन गया। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवीजन, और यहाँ पे क्या हो रहा है, अमलगमेशन। ठीक, पहली बात तो ये। आगे, और मैं अल्टर द लिमिट्स ऑफ अ विलेज बाय इंक्लूडिंग देयर इन एनी एरिया ऑफ अ विलेज। ठीक है, अब V1 में से कुछ एक पार्ट ले लिया, मान लीजिए C नाम का, और इसको डाल दिया V2 के अंदर, है ना, तो ये एक अलग चीज बन गई। ऐसे ही क्या कर दिया, V2 से पार्ट ले लिया, V1 में डाल दिया। तो कुल मिला के बात है, एक्सक्लूड और इंक्लूड दोनों के अधिकार भी यहाँ पे दे रखे हैं, यूनाइट करने के अधिकार दे रखे हैं, अमलगमेट करने के अधिकार दे रखे हैं, डिवीजन करने के अधिकार दे रखे हैं। ये सारी चीजें आपको सेक्शन नंबर 73 में मिल जाएगी। सेक्शन नंबर 74, ग्रुपिंग ऑफ विलेजेस। अब हमने अमलगमेशन, सेपरेशन, ये सारी चीजें देख ली। अब द विलेजेस ऑफ ईच डिस्ट्रिक्ट और तहसील और पार्ट ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट और तहसील कंप्राइज्ड इन एरिया शैल बी फॉर्म्ड इन ग्रुप्स, है ना। तो यहाँ पे बस ग्रुपिज्म की बात करें कि कोई भी विलेज वगैरह है तो उसको एक ग्रुप में बना दिया जाएगा। चलिए, कोई खास नहीं है सेक्शन। आगे सेक्शन नंबर 75, डेफिनेशन ऑफ सेटलमेंट। हमने डेफिनेशन ऑफ लैंड सर्वे देख ली, अब ऐसे ही यहाँ पे हम सेटलमेंट की डेफिनेशन देखेंगे। सेटलमेंट क्या चीज है, इस चैप्टर को हम देख रहे हैं तो बार बार जो वर्ड यूज हो रहा है सेटलमेंट, वो क्या होता है,
तो द रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन कैरिड आउट इन अकॉर्डेंस विद दिस पार्ट इन कंटिन्यूएशन ऑफ रेवेन्यू सर्वे, है ना। तो रेवेन्यू सर्वे जब करेंगे, जो प्रोसेस चलती रहेगी और उसका जो रिजल्ट आएगा, रेवेन्यू सर्वे का, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन और रिवाइज द लैंड रेवेन्यू पेएबल, जो कि किससे संबंधित रहेगा इसका रिजल्ट, कि आपका लैंड रेवेन्यू जो है वो कम करना है ना, डिक्रीज करना है या इंक्रीज करना है, उसके डिटर्मिनेशन से संबंधित जो भी बातें रहेंगी आर कॉल्ड सेटलमेंट, इसको बोलेंगे हम सेटलमेंट। ठीक है, तो जो ऑपरेशन चलेगा, जो प्रोसेस चलेगी और जिसके फलस्वरूप हमको ये पता लगेगा कि लैंड रेवेन्यू कितना पे करना है, कितना नहीं करना है, कितना इंपोज करना है, उसको हम सेटलमेंट बोलेंगे। एंड द पीरियड ड्यूरिंग विच द रिवाइज्ड लैंड रेवेन्यू शैल बी इन फोर्स इज कॉल्ड द टर्म ऑफ सेटलमेंट। और जिस ड्यूरेशन के लिए, जिस पीरियड के लिए ये जो लैंड रेवेन्यू है ये अप्लीकेबल रहेगा, इसको क्या बोलेंगे, टर्म ऑफ सेटलमेंट, टर्म ऑफ सेटलमेंट। ठीक है, नाउ फिक्सेशन ऑफ असेसमेंट रेट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन आपका सेक्शन नंबर 77, फिक्सेशन ऑफ असेसमेंट रेट। सबसे पहले तो ध्यान रखो, डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल रहेगा इसके लिए, शैल असेस द लैंड रेवेन्यू फॉर ईच सर्वे नंबर, प्लॉट नंबर और देयर पार्ट्स एज पर द रेट फिक्स्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। किस तरह से असेसमेंट करेगा, सर्वे नंबर, प्लॉट नंबर दोनों के लिए ही कर सकता है, एज पर द रेट्स फिक्स्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, है ना। तो रेट फिक्स करने का अधिकार यहाँ पे किसको दे रखा है, स्टेट गवर्नमेंट को, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और असेसमेंट का अधिकार जो दे रखा है वो दे रखा है हमारे डीएसओ साहब को। वेयर होल्डिंग इज मेड अप ऑफ मेनी सर्वे नंबर और प्लॉट नंबर, द डीएसओ शाल फिक्स अप्लीकेबल लैंड रेवेन्यू सेपरेटली, है ना। अब एक होल्डिंग है जिसपे बहुत सारे सर्वे नंबर, प्लॉट नंबर दे रखे हैं, तो अब क्या होगा, एक ही सिंगल आपका लैंड रेवेन्यू तो वहां पे असेस नहीं होगा, है ना। तो फिर असेसमेंट जो क्या होगा, अलग अलग जगह का उसके हिसाब से होगा और सेपरेटली लैंड रेवेन्यू भी आपका इंपोज करा जाएगा, है ना। मेनी सर्वे नंबर, प्लॉट नंबर, डीएसओ शैल फिक्स अप्लीकेबल लैंड रेवेन्यू सेपरेटली फॉर इच सर्वे नंबर और प्लॉट नंबर। ठीक है ना, जितने भी प्लॉट नंबर है उन सबका अलग अलग ही लैंड रेवेन्यू इंपोज होगा। सेक्शन नंबर 78, 79 नहीं है, अब ओमिट हो गए। सेक्शन नंबर 80 पे डायरेक्टली आते हैं। ऑल लैंड्स लायबल टू असेसमेंट, जितने भी लैंड्स हैं, है ना, उसके जुरिस्डिक्शन में डीएसओ के, वो सब लायबल हैं असेसमेंट के, डजंट मैटर वो लायबल हैं लैंड रेवेन्यू पे करने के या नहीं, एलआर पे करने के लिए लायबल है या नहीं, डजंट मैटर, असेसमेंट तो सबका होगा। अगर एग्जेम्प्ट है तो भी असेसमेंट तो होगा, फेयर असेसमेंट होगा, है ना। नाउ प्रिंसिपल्स ऑफ असेसमेंट, किन सिद्धांतों पर असेसमेंट होगा ये बताया गया सेक्शन नंबर 81 में। तो द फेयर असेसमेंट ऑफ ऑल लैंड शैल बी कैलकुलेटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल्स एंड रेस्ट्रिक्शंस सेट फोर्थ इन द सेक्शन। ठीक है, देख लेते हैं। नो रिगार्ड शैल बी हेड टू एनी क्लेम टू होल्ड लैंड ऑन प्रिविलेज्ड टर्म्स। सबसे पहले तो किस बात का ध्यान नहीं रखा जाएगा, किसी भी तरह कोई एग्जेम्पशन का अगर कोई दावा करता है कि भैया हमारी तो जो ये जमीन है वो एग्जेम्प्टेड है, उसको एलआर नहीं पे करना है, तो उन सब बातों को बोला जाएगा कि आप बाद में बोलिएगा, अभी तो हमें अपना काम करने देते हैं, है ना, अभी हम असेसमेंट कर लेते हैं। आगे, रिगार्ड शैल बी हेड इन द केस ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड टू द प्रॉफिट्स ऑफ एग्रीकल्चर। अब रिगार्ड यहाँ पे एग्जेम्पशन के बारे में कुछ भी नहीं है ना, टू एनी क्लेम टू होल्ड लैंड ऑन प्रिविलेज टर्म्स, प्रिविलेज टर्म्स की बात करेगी, पर्टिकुलर एग्जेम्पशन वर्ड नहीं है लेकिन वही माना जाएगा। दूसरे में कहां पे रिगार्ड देना है वो बताया गया है। अगर कोई एग्रीकल्चरल लैंड्स है और उसके लिए जो प्रॉफिट आ रहे हैं, प्रॉफिट्स फ्रॉम डेट लैंड, या फिर टू द कंसिडरेशन पेड फॉर द लीजेस, अगर कोई लीज ली है तो उसके लिए क्या कंसिडरेशन दे रहे हैं, क्या रेंट पे कर रहे हैं, वो सारी बातें, टू द सेल प्राइसेस ऑफ द लैंड और टू द प्रिंसिपल मनी ऑन मॉर्गेजेस, अगर कोई मॉर्गेज करा हुआ है तो उसके लिए कितनी प्रिंसिपल मनी जा रही है, ये सारी बातों को ध्यान में रखते ही हुए, एंड इन केस ऑफ नॉन एग्रीकल्चरल लैंड टू द वैल्यू ऑफ द लैंड फॉर पर्पसेस फॉर विच इट वाज हेल्ड, इन बातों को ध्यान में रखते हुए एग्रीकल्चरल लैंड का असेसमेंट करा जाएगा। ठीक है, और अगर नॉन एग्रीकल्चरल लैंड है तो कौन से पर्पस के लिए वो यूज हो रहा है उस बात का ध्यान उसके लिए रखा जाएगा। तो एग्रीकल्चरल लैंड के लिए 3 बातें हैं, नॉन एग्रीकल्चरल लैंड के लिए उसकी जो पर्पस है उसको ध्यान रखा जाएगा असेसमेंट करते समय। ये हो गए आपके प्रिंसिपल्स चल रहे हैं ना, इनको अच्छे से याद रखिएगा, एक बार लिख लेना ताकि याद रहे।
The fair assessment on the land used for non-agricultural purposes shall be fixed in accordance with the rules made under section 59, है ना। 59 में आपकी जो बातें दे रखी है उनको ध्यान में रखते हुए नॉन एग्रीकल्चरल लैंड जो है उनका असेसमेंट करा जाएगा। आगे वाला पॉइंट, where an improvement has been effected at any time in any holding held for the purpose of agriculture by or at the expense of the holder thereof, the fair assessment of such holding shall be fixed at the improvement had not been made। अगर कोई इंप्रूवमेंट करा भी गया है, इंप्रूवमेंट की परिभाषा में हमने समझा था, है ना, कि इंप्रूवमेंट क्या क्या होते हैं। तो इंप्रूवमेंट करा है किसी एग्रीकल्चरल लैंड पे, तो जो असेसमेंट होगा वो किस तरह से होगा, जैसे कि कोई इंप्रूवमेंट हुआ ही नहीं है, उसको इग्नोर करते हुए उस लैंड का असेसमेंट होगा। इंप्रूवमेंट की वैल्यू को ध्यान में नहीं रखा जाएगा, ये याद रखिएगा। लैंड रेवेन्यू असेसमेंट टू बी इफेक्टिव, सेक्शन नंबर 82, लैंड रेवेन्यू असेसमेंट टू बी इफेक्टिव। कब से ये इफेक्टिव होगा जो हम असेसमेंट कर रहे हैं लैंड रेवेन्यू का? फ्रॉम द नेक्स्ट रेवेन्यू ईयर, है ना, नेक्स्ट रेवेन्यू ईयर। और नेक्स्ट रेवेन्यू ईयर कब से कैलकुलेट होगा, कब से स्टार्टिंग होगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे अगर आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो। सेक्शन नंबर 84 नाउ, 83 इज ओमिटेड। 84, रेमिशन ऑफ एनहांसमेंट ऑफ भूमि स्वामी हु रिलिंक्विशेस। चलिए यहां से अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं सेक्शन नंबर 84 से, है ना, नहीं तो काफी लंबा हो जाएगा ये हमारा सेशन। तो नेक्स्ट सेशन में इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करेंगे और आगे का चैप्टर भी थोड़ा कोशिश करेंगे स्टार्ट करें, ठीक है। तब तक आप पढ़ते रहिए, टेस्ट अटेम्प्ट करिए, टेस्ट सीरीज में एनरोल करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए अगर कोई डिफिकल्टी होती है तो। टेलीग्राम की लिंक, ऐप की लिंक, टेस्ट सीरीज की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहां पर हमसे जुड़ सकते हैं और बात कर सकते हैं। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।